नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्यन खान ड्रग्स केस का सामने आया बिहार कनेक्शन। मोतिहारी जेल में बंद मुंबई के 2 तस्करों को रिमांड पर लेगी एनसीबी, खंगाले कई राज। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस विभागों के मुद्दे की हुई समीक्षा। घाटी में भेजी गई स्पेशल टास्क फोर्स। फेल रहा फर्जी किसानों का रेल रोको आंदोलन। लखनऊ में माहौल बिगाड़ने पर प्रशासन ने दी एनएसए लगाने की चेतावनी, लोगों ने नहीं किया समर्थन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। कट्टरपंथियों ने जलाए हिंदू के 20 घर। हिंसा के खिलाफ जगह जगह हो रहा प्रदर्शन। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में आई दरार। पाक ने चीन की कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट। फर्जी दस्तावेज जमा करने का है आरोप। पंचनामा में सबसे पहले बात करेंगे आर्यन केस के बिहार कनेक्शन की। मुंबई के ड्रग्स केस का कनेक्शन बिहार और नेपाल से जुड़ रहा है। एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें एक शख्स मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है और ड्रग्स तस्कर विजय वंशी प्रसाद का रिश्तेदार है। एनसीबी की पूछताछ में उसने विजय वंशी प्रसाद के संबंध में जानकारी दी है। विजय मुंबई के मलाड पूर्वी के कुरार विलेज का रहने वाला है और उसका साथी मोहम्मद उस्मान शेख भी मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है। दोनों ड्रग्स तस्करों को पूछताछ के लिए मुंबई एनसीबी की टीम 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। इसके लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एनसीबी की टीम और कांदिवली वेस्ट थाने की पुलिस मोतिहारी में कैंप कर रही है। डॉक्टर साहब, अब मुंबई के ड्रग्स केस का कनेक्शन बिहार से जुड़ गया है, ये कैसे हुआ? मुंबई कनेक्शन बिहार तक? देखिए, बिहार कनेक्शन एज सच नहीं है। ये बताता है कि ड्रग्स का जो पूरा कारोबार है कैसे ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो बिहार में जो जिस शख्स की आपने जानकारी दी, वो भी मुंबई में ही ड्रग्स के तस्करी में जुड़ा हुआ था। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये आर्यन का केस ये इतना विकराल रूप कैसे लेता चला जा रहा है। 2 चीज़ें हैं, इसे समझना ज़रूरी है। पहली बात ये कि 20 तारीख को जब फिर से सुनवाई होगी, जो व्हाट्सएप चैट के आधार पे कोर्ट बेल रिजेक्ट करेगी या फिर आर्यन को छूट दी जाएगी, या फिर 20 तारीख के बाद जब उसका जो न्यायिक हिरासत वो पूरा हो जाएगा तो फिर से आर्यन खान के बेल के लिए शाहरुख खान की लीगल टीम मैदान में उतरेगी। कोर्ट में एनसीबी ने साफ साफ कह दिया कि ये जो उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं उसमें बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं। वो क्या इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं? जज ने कहा कि हम सारे व्हाट्सएप चैट को हम पढ़ रहे हैं। अब उसमें जो जो जानकारियां दी गई हैं कि कैसे ये लोग एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए हैं, इनका रिश्ता ड्रग माफिया से है, तो उसको साबित करने के लिए एनसीबी क्या करेगी? तो वो जो फ़ोन नंबर्स हैं, जो जानकारियां हैं, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ तार फैले हुए हैं, उनको पकड़ के लेके आएगी और उनसे पूछताछ करेगी। तो कोर्ट के अंदर एनसीबी कहेगी कि आर्यन और ये अरबाज मर्चेंट की अभी ज़रूरत है। बिहार से हमने एक मेहमान पकड़ के लाया है, उससे बातचीत करानी है। ये जो बिहार के जेल में बंद ये जो ड्रग्स तस्कर है, इसके फ़ोन नंबर्स, इससे व्हाट्सएप चैट, ये सारी जानकारियाँ मिली हैं, इसलिए अभी बेल मत दिया जाए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये खेल चल रहा है, लीगल टीम वर्सेस एनसीबी। अच्छी बात क्या है इसमें कि एनसीबी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि इतने रसूखदार तथा कथित ये जो फर्जी बादशाह खान, किंग खान, शाहरुख खान के बेटे को नापने के लिए। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर कश्मीर पर शाह के बड़े एक्शन पर। जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ अमित शाह एक्शन में आ चुके हैं। लगातार बढ़ते टारगेटेड किलिंग के मामलों को लेकर अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें घाटी की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस विभाग के मुद्दों की समीक्षा की गई। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। वहीं जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसी आईबी, एनआईए और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और आतंकियों के चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, गृह मंत्री अमित शाह की आज हाई लेवल मीटिंग हुई है। इन आतंकी हमलों को लेकर क्या रणनीति बनी है? देखिए, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार की साख का सवाल है। वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से वहां पे टारगेट किलिंग की जा रही है, बिहार के मजदूरों को मार दिया गया, तो एक सिख महिला को मार दिया गया, वो टीचर, एक वेंडर को मार दिया गया। आप इस तरीके से कश्मीर के अंदर वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो उस वक्त जब हिंदुओं को वहां से घाटी से भगाया जा रहा था। तो आज हम लोग कहते हैं कि जो केंद्र सरकार थी उस समय की, वीपी सिंह ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सरकार के नॉलेज में वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। तो ये लोग तो, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है। मुसलमानों के एक खरोच आ जाए तो हाय तौबा मचा देते हैं पूरे देश में। हिंदुओं के साथ इतना अन्याय होगा, सिख के साथ इतना अन्याय होगा, तो ये लोग टस से मस, एक शब्द कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा, उसके नैरेटिव में नहीं जाता। लेकिन दांव सरकार की इज्जत की लगी हुई है कि वीपी सिंह के ज़माने में तो सरकार ने आंख बंद कर लिया, क्या मोदी सरकार भी आंख बंद कर लेगी? यही साख बचानी है। और जो हमारे पास जानकारी है, अमित शाह ने साफ साफ ये कह दिया है, कम व्हाट में। ये आप ये समझिए, कश्मीर वैली के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, उसमें आम जनता इन सब चीज़ों से, खौफ की वजह से ये लोग दुकान बंद कर लेते हैं, खौफ की वजह से वो बंद को जो है करना पड़ता है। अब सरकार वहां पे बदल गई है, वहां पे सिस्टम बदल गया है, तो वहां पे जो कुछ 0.5% जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स, इस तरह के जो लोग हैं, वो टारगेट करके किलिंग कर रहे हैं। तो ये साफ साफ आदेश दिया गया है कि जिस किसी के ऊपर शक हो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, चाहे वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते हों, चाहे वो अलगाववादियों के साथ जो है उसका पूरा नेक्सस हो, चाहे वो फंडिंग करता हो, कोई भी शख्स इस तरह की चीज़ में शामिल नज़र आए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। और यही चीज़ आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से दर्जन से ऊपर टेररिस्टों को हमारे बहादुर जवानों ने बिल्कुल ही खत्म किया है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर किसानों के फर्जी आंदोलन पर। एक बार फिर फर्जी किसानों का रेल रोको आंदोलन फेल रहा। प्रशासन के सख्त पहरे के आगे ये लोग माहौल खराब नहीं कर पाए और अगर कई जगहों पर लोगों को दिक्कत भी हुई तो उल्टा आम लोगों ने इनका ही विरोध शुरू कर दिया। इस बार फर्जी किसानों ने ये आंदोलन लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया था। लेकिन लखनऊ पुलिस ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि अगर कोई स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब, इन किसानों का जो ये फर्जी किसान है, इनका रेल रोको आंदोलन एक बार फिर फेल हो गया है। देखिए, ये फेल तो होना ही है और ये पूरा आंदोलन ही फेल्ड है। इसके साथ न तो किसान है न जनता है। ये दरअसल एक डायवर्सन था। डायवर्सन क्या मतलब कि अभी जो निर्मम हत्या की गई है जी, लोगों का फोकस वहां से हट जाए। और हिंदुस्तान की मीडिया है वैसी, मुश्किल से 30 जगह, कुछ कहीं पे 1 दर्जन, कहीं पे 10, कहीं पे 20 किसान जो है रेलवे ट्रैक पे बैठ गए, वो भी हरियाणा और पंजाब में। कॉल इन्होंने पूरे देश में किया था। इनकी आवाज़ जो है हरियाणा पंजाब के कुछ स्टेशन के अलावा कहीं पहुंची नहीं। तो ये तो ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड, फेल्ड। लेकिन इन लोगों ने इसलिए बुलाया कि लोगों का ध्यान जो है फिर वही उनके चेले चपाटी ये सब जो है
रेल रोको, ये वो, किसान आंदोलन, अन्नदाता, ब्ला ब्ला, ये तमाशा ये लोग शुरू कर दें कि भाई आंदोलन जिंदा है। ये हर बार ये काम करते जब लड़की का गैंगरेप हुआ तब इन्होंने रेल रोको और रास्ता रोको और भारत बंद, ये सब तमाशा इन लोगों ने शुरू किया। फिर एक मोलेस्टेशन का केस आ गया, फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या, गोलियां चली, फिर इन लोगों ने किया, अभी इस तरह की निर्मम हत्या हुई है, एक दलित की हत्या हुई है। सारे जो गिद्ध पर्यटन करने वाले जो गिद्ध राजनेता हैं, इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो ये ऑलरेडी, इसको आप कहिए कि ये डेड और आंदोलन है। सरकार को पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है। कोई दूसरी सरकार होती, कांग्रेस पार्टी कितनी भी भ्रष्ट सरकार थी, लेकिन इस मामले में ठीक थी। ये तब तक, अभी तक जो है चिदम्बरम जो है इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चला करके ख़त्म कर चुका होता। ये इस नॉनसेंस जो है वो चलना नहीं चाहिए। अब ये बहुत हो गया और लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। जी, अगली खबर बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुमिल्ला में दुर्गा पूजा पंडालों में हमले के बाद पीरगंज में हिंदुओं के घरों को आग लगाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 20 घरों को जलाया, साथ ही मंदिरों में भी तोड़फोड़ की। वहीं इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले को लेकर इस्कॉन ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की अपील की है। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, वहां हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदू वहां माइनॉरिटी में है। आजादी के वक्त 22% से ज्यादा हिंदू वहां होते थे, आज 8% भी नहीं है। 8% भी नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि वहां पे इस्लाम है। वहां दूसरे धर्म को सांस लेने नहीं दिया जाएगा, यही वहाँ का। और हिंदुस्तान में जो लोग गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो सीए के खिलाफ आंदोलन करते, इन्हीं बेचारे अबला असहाय हिंदुओं को मदद करने के लिए ही तो ये सीए का कानून लाया गया था। 10 हत्या हुई है पिछले 2 दिन में, 17 लोग लापता हैं और 23 हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ है। ममता बनर्जी कहां है? तुम ही बांग्ला कल्चर जानो। चुल्लू भर पानी में कहीं इन विपक्ष के नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए तो मर जाना चाहिए। एक तरफा, सब कुछ एक तरफा। इनके रिश्तेदार लगते हैं फिलिस्तीन के अंदर, रोहिंग्या इनके रिश्तेदार हैं। बर्मा में कुछ होता है, फिलिस्तीन में कुछ होता है, ये यहां पे कथक चालू कर देते हैं दिल्ली में। और वहां पे हिंदुओं के साथ इस तरह से अन्याय किया जा रहा है, एक शब्द कंडेमनेशन का कोई नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। सारी लिस्ट आ गई है, कहां कहां किस किस डिस्ट्रिक्ट में। अभी तो वो बांग्लादेश है, 2-3 दिन के बाद रियल खबर पता चलेगा कि भाई किस हिसाब से ये कौन लोग हैं। ये ठीक वही हो रहा है जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया। दुर्गा पूजा तो बहाना है, ये मानसिकता वही है। ममता बनर्जी जीती तो हिंदू महिलाओं के साथ इसी तरह रेप हुआ, मर्दों को काटा गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया, घर को जला दिया गया। आपने खबर दी 20 घर को जला दिया, 20 तो अभी रिपोर्टेड है। कम से कम वहां की सरकार की आंखों में शर्म है, कुछ पानी है कि वहां लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 4000 लोगों के खिलाफ वहां पे एफआईआर दर्ज किया गया है, 30-40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी ने तो वो भी नहीं किया। और ये सारा विपक्ष देख रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इसको कह सकते हैं हिपोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में
हिंदुस्तान सिसक रहा है कि जहां सच बोलना पाप हो गया है। जी। आखिरी खबर पाकिस्तान पर। हाल में चीन ने अपने इंजीनियरों की मौत के बदले में पाकिस्तान से भारी मुआवजे की मांग की है। तो वहीं अब पाकिस्तान ने भी चीन को झटका दे दिया है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। चीनी कंपनी पर सरकारी परियोजना में बोली के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप है। पाकिस्तान ने इस आरोप में चीन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके 1 महीने के लिए सभी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया है। डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान और चीन आपस में ही लड़ने भिड़ने में लगे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई पर उतर आए हैं। देखिए, चीन को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये एक स्टेबल कंट्री नहीं है, इसलिए ये सब बवाल चल रहा है वहाँ पे। तो खैर, ये तो अलग कहानी है। मेरे तो ये जानने की इच्छा हुई कि ये जो चीनी कंपनी को बैन किया गया है, ये इमरान खान की पत्नी जो जादू टोना करती है, वो उसने तो नहीं कहा कि भाई चीन की किसी कंपनी को मत दो। पाकिस्तान में बड़ा बवाल चल रहा है आजकल कि भाई पूछा गया कि भाई यूएन क्यों नहीं गई इमरान खान, तो बोले कि उनकी वाइफ ने मना कर दिया था। एक और कहानी सुनने को मिली कि वहां आर्मी वाले ने 4-5 तांत्रिकों को पकड़ लिया। ये तो पता नहीं अब इस्लाम में तांत्रिसिज्म वगैरह का कोई जगह है या नहीं है, लेकिन जंगल में 3-4 तांत्रिकों को पकड़ लिया वहां के आर्मी वालों ने। क्यों पकड़ लिया, तो मालूम चला कि वो किसी गुड़िया के ऊपर जो है, गुड्डे के ऊपर वो सुई भोग रहे थे, सुई चुबा रहे थे। वो जो जादू टोना जो फिल्मों में देखते हैं, तो आर्मी वाले पकड़ के ले आए, पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये गुड़िया किसका है? बोले ये जनरल बाजवा का है। और वो तुम लोग कौन हो? तो इमरान खान की बीवी ने भेजा है कि जंगल में इस डायरेक्शन में उस हिसाब से सुई चुभाने के लिए कि ताकि जो बाजवा साहब हैं वो खत्म हो जाए। उन लोगों को पकड़ के लाया गया, उसको फिर बंद किया गया, मारपीट करके छोड़ दिया गया। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान में एक रिवायत है। रिवायत ये है कि जब चुनाव होते हैं तो वहाँ आर्मी तय करती है भाई किसको इस बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो कठपुतली प्रधानमंत्री बनता है। तो इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया। 2 साल 3 साल गुजरते गुजरते जब प्रधानमंत्री को लगता है कि हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ये आर्मी वाले हर चीज़ में क्यों नाक गुजरते हैं, तो डिफरेंस पैदा होता है। और ये डिफरेंस जब पैदा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ अचानक से आर्मी के गुणगान करने लगती है। मीडिया वाले आर्मी का गुणगान करने लगते हैं कि भाई ये सरकार से कुछ नहीं होगा, आर्मी रूल ही बेहतर है। और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ये सेट पैटर्न है, ये सेट पैटर्न है। इमरान खान अपनी वो जो तांत्रिक बीवी है उसके चक्कर में ये सिचुएशन थोड़ा जल्दी ही आ रहा है, और ये बता रहा है कि पाकिस्तान में न तो सरकार, न वहाँ की इकॉनमी, न वहाँ पे जो आर्मी है, वो सब कुछ तितर बितर हो रहा है। इसलिए जो दोस्त हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि ये चलने वाला सिस्टम नहीं है। अब पता नहीं आगे क्या हो, फिर बाजवा बन जाए या कोई और बन जाए, किसका मर्डर हो जाए, किसको जेल में डाल करके उसको फांसी लगा दी जाए, यही सब काम तो वहाँ होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसी का ये एक इसको कह सकते हैं, उसकी ये शुरुआत भर है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।